नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को बहुत ही विस्तार से सरल एवं सुगम तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बात जब संधि विच्छेद की आती है तो फिर अधिकतर बच्चे स्वर संधि एवं विसर्ग संधि इन दोनों संधि को तो बहुत ही खुशी खुशी पढ़ लेते हैं, लेकिन बात जब व्यंजन संधि की आती है तो फिर अधिकतर बच्चे इसे पढ़ने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि व्यंजन संधि बहुत ही कठिन होता है जो उन्हें समझने में परेशानी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यहाँ पर गलती बच्चों की नहीं बल्कि इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की होती है, जो इन्हें ट्रिक से पढ़ाने के फेरे में आधी अधूरे ज्ञान देकर चले जाते हैं। और कुछ देर के लिए तो इन बच्चों को भी लगता है कि वाह, हमने तो अब ट्रिक समझ लिया, अब तो हम आसमान में सीढ़ी लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये बच्चे अपना बुक खोलते हैं या फिर किसी एग्जाम में बैठते हैं तब वहां पर इनका ट्रिक फेल हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर शुरू होता है आधा अधूरा ज्ञान कैंसर का समान, और उन्हें जो कुछ याद भी रहता है ये भी वो भूलने लगता है। दोस्तों, जिस प्रकार गणित के प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाए जाते हैं, सेम इसी प्रकार संस्कृत के प्रत्येक टॉपिक को समझने के लिए पाणिनि के द्वारा अलग अलग सूत्रों की व्याख्या की गई है। यदि आप एक बार इस सूत्र के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझ लेते हैं तो फिर उन्हें भूलने की संभावना बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे व्यंजन संधि को इस सूत्रों के माध्यम से सिखाने वाला हूं, और साथ ही हम आपसे ये वादा भी करेंगे कि यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यदि आप एक बार इन सूत्रों के माध्यम से व्यंजन संधि को समझ लेते हैं तो फिर आप चाहकर भी पुनः दोबारा कभी व्यंजन संधि को नहीं भूल पाओगे। तो फिर दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। इसलिए आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक, और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ये व्यंजन संधि होता क्या है, आखिर ये व्यंजन संधि का परिभाषा हमें कहता क्या है। तो इसे आप ऐसे समझिए। सबसे पहले हमने समझा कि संधि किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा था कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, एक प्लस के लेफ्ट तरफ रहता है और दूसरी प्लस के राइट तरफ रहता है। इन दोनों वर्णों के मेल से तीसरे शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। इसके बाद हमने सीखा कि संधि तीन प्रकार के होते हैं, संधि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है तथा तीसरा विसर्ग संधि होता है। फिर हमने स्वर संधि का परिभाषा समझा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ और स्वर वर्ण के ही मेल से, यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ भी स्वर वर्ण ही रहता है तथा प्लस के राइट तरफ भी स्वर वर्ण ही रहता है, तब इन दोनों स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में स्वर वर्ण के अलावा व्यंजन वर्ण या फिर विसर्ग वर्ण, इन दोनों में से कोई वर्ण नहीं रहता है। स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्ण का ही मेल होता है। अब इसके बाद हम समझ रहे हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का परिभाषा कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। किसके साथ? तो व्यंजन वर्ण के साथ, यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा कौन सा वर्ण रहेगा? तो व्यंजन वर्ण रहेगा। इस तरफ हमेशा व्यंजन वर्ण रहेगा तथा दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी वर्ण रह सकता है, स्वर या फिर व्यंजन। तभी तो परिभाषा कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से, यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा व्यंजन वर्ण ही रहेगा तथा प्लस के राइट तरफ स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी वर्ण रह सकता है। तब इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ है जगत जोर ईस बराबर जगदीश। यहाँ प्लस के लेफ्ट तरफ क्या है? तो है। ये तो क्या है? व्यंजन
व्यंजन वर्ण है और प्लस के लेफ्ट साइड में हमेशा व्यंजन वर्ण रहना भी चाहिए। अब राइट तरफ क्या है, तो राइट तरफ या तो स्वर रहेगा या फिर व्यंजन रहेगा, इन दोनों में से कोई रहेगा। तो ये क्या है, बड़ी ई है, तो ये क्या है, स्वर वर्ण है। यहाँ क्या है, व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। अब इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार यानी कि बदलाव, परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन को ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। यहाँ देखो, जगत जोड़ ईस, ये तो है, इसमें अगर ई की मात्रा जोड़ते हैं तो ये ती बनता, जगतीस होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, जगदीश। यानी कि ये जगत के साथ जब ईस शब्द जुड़ा तो ये तो जो है दो में बदल गया, तभी तो ये जगदीश हो गया। यानी कि इसमें क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, तो ये तो की मात्रा जो है ये दो में बदल गया। इसी परिवर्तन के कारण जो नया शब्द बन गया अब जगदीश, पहले यदि जोड़ते तो क्या बनता, जगदीश, लेकिन अब जो है व्यंजन संधि करने के बाद ये जगदीश बन गया। तो इसी बदलाव, परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण से समझिए, सम जोड़ कार सार बराबर संसार। अब यहाँ प्लस के पहले म है जो कि व्यंजन वर्ण है और प्लस के दूसरी तरफ ये स्व है, ये भी व्यंजन वर्ण ही है। इस तरफ तो हमेशा व्यंजन वर्ण ही चाहिए, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई चाहिए, तो यहाँ व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ देखो क्या परिवर्तन हुआ है, सम जोड़ सार, तो समसार होना चाहिए था, लेकिन ये म जो है आगे चल के अनुस्वार में बदल गया, ये जो है इसमें परिवर्तन हो गया, तो इस म जो है अनुस्वार में बदल गया। इसी परिवर्तन के कारण ये संसार बन गया। अब इसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। क्या परिवर्तन हुआ, तो म का अनुस्वार हो गया। इसी प्रकार से उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब उत के साथ ज्वल, अब यहाँ ये तो है व्यंजन वर्ण और इधर हलंत जो है ये भी व्यंजन वर्ण ही है। अब यहाँ ये तो जो है इस तरफ आके हलंत जो में बदल गया, पहले हलंत तो था, अब हलंत जो में बदल गया तो उज्ज्वल हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, तो ये तो जो है दो में बदल गया। इसी प्रकार से अहम जोड़ कार बराबर अहंकार। अब यहाँ भी ये म का अनुस्वार हो गया है, अहम जोड़ कार अहंकार, ये जो है परिवर्तन हुआ है। अब इससे हमने क्या सीखा कि स्वर संधि में प्लस के लेफ्ट तरफ तथा राइट तरफ दोनों तरफ स्वर वर्ण ही रहता है, लेकिन व्यंजन संधि में प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा व्यंजन वर्ण ही रहेगा, राइट तरफ स्वर या फिर व्यंजन दोनों में से कोई रह सकता है। जैसे अभी हमने देखा ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। चलिए अब हम सूत्रों के माध्यम से इसे और विस्तार से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला सूत्र है तोरली। अब ये तोरली क्या कहता है इसे समझिए, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। तोरली सीधे सीधी बात कहता है कि यदि तो के बाद ल आए तो का ल हो जाता है, यानी कि तो के बाद ल, संधि में दो वर्णों का मेल होगा, तो के बाद ल, यानी कि इधर तो रहेगा, इसके बाद इधर ल रहेगा, तो सिंपल सी तो का ल हो जाता है। ये तो के स्थान पर भी तो को हटाकर हम ल ही कर देंगे। जैसे उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। अब यहाँ देखो प्लस के पहले तो है और तो के बाद ल है, सूत्र क्या कहता है, अब तो के स्थान पर भी ल ही कर दो, तो हलंत तो है तो हलंत ल कर देंगे। उ आधा ये ल और ये लेख का लेख उल्लेख, सिंपल सी बात है। यदि तो के बाद ल आए तो के स्थान पर ल कर दो, ये हमारा सूत्र तोरली कहता है। बताओ कभी भूलोगे आज के बाद? नहीं भूलोगे। ये तोरली सूत्र को याद रखना है कि तोरली कहता है यदि तो के बाद ल आए तो के स्थान पर ल हो जाता है। इसी प्रकार से उत जोड़ लंघन, यहाँ भी तो के बाद ल है तो ये हलंत ल में बदल जाएगा, उ हलंत ल और लंघन का लंघन उल्लंघन। तत् जोड़ लीन, ये भी हलंत ल में बदल जाएगा, तल्लीन। ये भी उत जोड़ लास, ये भी हलंत ल में बदल जाएगा, उल्ल, और ये लास का लास उल्लास। चलिए दूसरा सूत्र को समझिए। अब हमारा दूसरा सूत्र है मो अनुस्वारः। ये क्या कहता है इसे समझिए। ये भी सीधे सीधी बात कहता है कि यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। म के बाद यानी कि इस तरफ म होगा और इस तरफ कोई भी व्यंजन वर्ण हो क से ज्ञ तक, तो ये म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम जोड़ गम बराबर संगम, यहाँ प्लस के पहले म है और प्लस के बाद ये ग है जो कि व्यंजन वर्ण है। अब ये म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, तो स्व का स्व, ये म अनुस्वार में बदल गया और गम का गम संगम। इसी प्रकार से सम जोड़ योग बराबर संयोग, यहाँ भी म है प्लस के पहले और प्लस के बाद य है। अब ये म क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार में संग और योग का योग संयोग। फिर सम जोड़ हार बराबर संहार, ये कैसे हुआ, तो प्लस के पहले म है और प्लस के बाद ह है जो कि व्यंजन वर्ण है। अब ये म अनुस्वार में बदल जाएगा तो सन जोड़ हार संहार। इसी प्रकार से किम जोड़ चित बराबर किंचित, यहाँ भी प्लस के पहले म है और प्लस के बाद च है जो कि व्यंजन वर्ण है।
यहाँ भी म का अनुस्वार हो जाएगा किन जोड़ चित किंचित। ये हमारा दूसरा सूत्र कहता है मो अनुस्वारः। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। मो अनुस्वार सूत्र क्या क्या कहता है, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है या फिर म का अनुस्वार हो जाता है। आवश्यकतानुसार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे सूत्रों का, इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे अब तीसरा सूत्र को देखिए कि आगे अब हमारा तीसरा सूत्र कहता है सटो सटुना सटुहु। इसका मतलब क्या है कि यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए तो क्रमशः ट या थ हो जाता है। यदि प्लस के पहले क्या हो, मूर्धन स हो, और इसके बाद त या फिर थ, इन दोनों में से कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। यानी कि त के स्थान पर ये वाला ट हो जाता है और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। यहाँ पर ट हो जाएगा और यहाँ पर ये ठ हो जाएगा। कब? जब प्लस के पहले मूर्धन स आए और इसके बाद त या थ आए तब। इधर यदि मूर्धन स नहीं आए तब ये रूल नहीं लगेगा, इधर मूर्धन स होना चाहिए। जैसे उत्कृष्ट जोड़ त, यहाँ प्लस के पहले मूर्धन स है और प्लस के बाद ये त आ गया। अब ये त किस में बदल जाएगा, तो ये वाले ट में बदल जाएगा। उत्कृष्ट का उत्कृष्ट ये स आधा है, इसके साथ यहाँ पर जब ट जुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा उत्कृष्ट और ये ट क्या, ये ट उत्कृष्ट। इसी प्रकार से सस जोड़ थ, सस और ये थ का इस वाले थ में बदल गया तो षष्ठ। फिर प्रीस जोड़ थम, प्रेष्ठम। यह सूत्र क्या कहता था, एक बार फिर से समझिए। सटो सटुना सटुहु कहता है कि यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्लस के पहले मूर्धन स हो और प्लस के बाद त या थ हो तो त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर थ कर देना है। चलिए आगे अब चौथा सूत्र को समझिए। ये अब चौथा सूत्र भी तीसरे सूत्र से ही कुछ मिल रहा है। ये है शटो सचुना सचु। पीछे क्या था, पिछला सूत्र था सटो सटुना सटुहु। अब जो चौथा सूत्र कहता है सटो सचुना सचु। इसका मतलब समझिए, ये भी सीधी सीधी बात कहता है। सारे सूत्र बिल्कुल आसान ही बनाए गए हैं पाणिनि के द्वारा। ये कहता है कि यदि तवर्ग के बाद च वर्ग आए तो तवर्ग का च वर्ग हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले तवर्ग हो और प्लस के बाद च वर्ग हो तो ये त वर्ग के स्थान पर भी हम त वर्ग ना करके च वर्ग ही कर देंगे। अब ये त वर्ग और च वर्ग क्या होता है ये तो आप समझते ही होंगे, और यदि नहीं भी समझते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, हम यहाँ बैठे हैं। दोस्तों हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये क ख ग घ अंग ह। इसका पहला अक्षर क्या है, क है, यानी कि इसका मुखिया क्या होगा, तो क ही होगा। इसी मुखिया के नाम पर इसे क वर्ग कहते हैं। यदि क वर्ग की बात हुआ तो क ख ग घ अंग, इन 5 वर्णों की बात होगी। इसी प्रकार से च छ ज झ यह, इसका पहला वर्ण कौन सा है, तो च है, यानी कि इस परिवार का मुखिया ये च है तो मुखिया के नाम पर इस परिवार का नाम है च वर्ग। यदि हम च वर्ग बोले तो च छ ज झ, यहाँ इन 5 वर्गों की बात होगी। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ न, इसका पहला वर्ग ट है तो ट वर्ग। त थ द ध न, इसका पहला वर्ग त है तो इसे त वर्ग। ये प फ ब भ म, इसका पहला वर्ग प है तो इसे प वर्ग कहा गया है। तो यहाँ क्या कहता है कि यदि त वर्ग के बाद त वर्ग यानी कि त थ द ध न के बाद च वर्ग च छ ज झ य हो तो ये त थ द ध न के स्थान पर भी च छ ज झ य ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। यहाँ ये क्या है, त है, यानी कि तवर्ग में से आता है, त थ द ध न में से, और इसके बाद ये च है, ये च छ ज य में से च आता है। अब सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग के स्थान पर भी च वर्ग कर दो, तवर्ग का भी च वर्ग ही कर दो। तो ये जो है त के स्थान पर हम च कर देंगे। त जो है तवर्ग का पहला अक्षर है तो यहाँ पर भी हम च वर्ग का पहला अक्षर करेंगे च। ये त हलंत है तो ये भी हम हलंत ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, उ आधा च और चारण का चारण उच्चारण। उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। किस सूत्र से हुआ, तो सटो सचुना सचु। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया गया है, तो सटो सचुना सचु। इसी प्रकार से फिर सत जोड़ चरित्र बराबर सच्चरित्र। यहाँ भी प्लस के पहले त है यानी कि तवर्ग है और प्लस के बाद च है, च वर्ग है। अब यहाँ तवर्ग के स्थान पर हलंत च हो जाएगा तो स आधा च और चरित्र का चरित्र सच्चरित्र। फिर उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब प्लस के पहले हलंत त है और प्लस के बाद ये ज है, च छ ज ज ज। अब दोस्तों
यहाँ देखना आगे क्या है, ये ज है, यानी कि तवर के स्थान पर च वर्ग तो करेंगे, लेकिन आगे आगे क्या था, यहाँ च पहला अक्षर था तो हमने यहाँ पहला अक्षर क्या था, लेकिन आगे अब जो है ये ज जो है च वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ भी हम च वर्ग का तीसरा अक्षर ही आधा ज ही करेंगे, तो उ आधा ज और ज्वल का ज्वल उज्ज्वल। फिर बीपत जोड़ जालम बराबर बीपत जालम, यहाँ पे प्लस के पहले त वर्ग प्लस के बाद च वर्ग है, यहाँ हमें भी च वर्ग करना होगा, तो ये हलंत ज में बदल जाए, क्योंकि आगे ज है तो ये भी हम हलंत ज में ही कर देंगे। बी प आधा ज और जालम का जालम विपद जालम। ये सूत्र क्या था, सतो सचुना सचुह, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। चलिए आगे अब पांचवा सूत्र को देखिए। तो पांचवा सूत्र कहता है समह सुटी। ये सूत्र क्या है, समह सुटी। ये कहता है कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है एवं दंत स का आगमन हो जाता है। यदि प्लस के पहले सम होगा और प्लस के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई भी शब्द होगा, यानी कि हमें प्लस के बाद सिर्फ क दिखाई दे तो ये म के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे और इसके बाद हलंत दंत स आधा को दंत स का आगमन कर देंगे। जैसे सम जोड़ कार बराबर संस्कार। अब यहाँ क्या है, प्लस के पहले सम है और इसके बाद क हमें दिख रहा है, अब ये जो है म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और इसके बाद हलंत दंत स आगमन हो जाएगा। तो स्व के ऊपर अनुस्वार, हलंत दंत स और कार का कार संस्कार। इसी प्रकार से सम जोड़ कीर्ति बराबर संस्कृति। यहाँ भी प्लस के पहले सम है और प्लस के बाद हमें क दिखाई दे रहा है। अब स्व का स और म का अनुस्वार हो जाएगा, हलंत दंत स का आगमन हो जाएगा, कीर्ति का कीर्ति क्या बन गया, संस्कृति। सूत्र क्या था, समा सुटी। क्या कहता है कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है एवं दंत स का आगमन हो जाता है। चलिए आगे अब छठा सूत्र को समझिए। आगे अब छठा सूत्र कहता है छे च। क्या है सूत्र, छे च। ये कहता है कि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर क्या है, तो अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी ऊ हो गया, ये तीनों ह्रस्व स्वर है। इसके बाद छ हो, इसके बाद प्लस के पहले अ ई ऊ और इसके बाद छ होगा तो छ के पहले तुक का आगम हो जाता है। इसके पहले हम तुक लगाएंगे, तुक का सिर्फ त शेष बचता है, आधा को त शेष बचता है, इसके पहले आधा त आ जाएगा। फिर सचुत्वा का नियम कहता है, फिर सचुत्वा का नियम लगाएंगे और त के स्थान पर च कर देंगे, ये त है यहाँ पर हम च कर देंगे। तो मोटा मोटी हमें इतना समझिए, इतना हमें समझना है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च का आगमन हो जाता है। ये सूत्र था। सूत्र ने क्या कहता था, नहीं कहता था, यह हमें खुलकर बताना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। पर आपको जो है मोटा मोटी इतना समझना, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च का आगमन हो जाएगा, क्योंकि बात घुरा फिरा कर वहीं पर आ रहा है। एक बार आप खुद से पढ़िए, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले तुक यानी कि त का आगमन होगा और फिर सचुत्वा के नियम से ये त के स्थान पर च हो जाएगा। तो हमें मोटा मोटी यही समझना, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले ये च का आगमन हो जाता है। जैसे परि जोड़ छेद, ये री कैसे है, तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्वकार है और इसके बाद छ है। अब इससे पहले हम आधा च का आगमन कर देंगे, तो परि का परि, आधा च और छेद का छेद, परिच्छेद। फिर बी जोड़ छेद, ये बी क्या है, ह्रस्व है, इसके बाद छ है तो फिर यहाँ पर हलंत च आ जाएगा, बी हलंत च, छेद का छेद, विच्छेद। फिर राज जोड़ छत्रम, ये क्या है, राज यहाँ जो है, ये अ है, अ क्या है तो ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है, यह अ है और इसके बाद छ है तो बीच में हलंत च का आगमन हो जाएगा। राज जोड़ हलंत च, फिर छत्रम, राज छत्रम। सूत्र क्या था, छे च। कहता क्या है, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले तुक का आगमन होता है, फिर सचुत्वा के नियम से त के स्थान पर च हो जाता है। चलिए आगे देखिए अब सातवां सूत्र को। सातवां सूत्र कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिको बा। थोड़ा लंबा सूत्र है पर अर्थ इसका भी छोटा सा, ये देखो समझो। कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिको बा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसे भी आप यहाँ समझो,
देखो ये क च ट ट और ये प, ये जो है प्रथम वर्ण हो गया, ये पहला वर्ण, ये प्रथम वर्ण हो गया। फिर ये ख छ ठ ठ ठ फ, ये जो है दूसरा वर्ण हो गया। ये ग ज ड ढ ब, ये तीसरा वर्ण हो गया। ये घ झ ढ ढ भ, ये चौथा वर्ण हो गया। ये अंगा यह न न म, ये पांचवा वर्ण हो गया। ऐसे समझो आप, ये पहला लाइन, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। चलो अब आप यहाँ समझो क्या कहता, क्या था, कहता क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी कि क च ट ट फ के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए यानी कि अंगा यह न न म, इनमें से कोई आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। प्लस के पहले प्रथम वर्ण आए और प्लस के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण को हटाकर हम पंचम वर्ण कर देंगे। देखिए जैसे उत्जुर नति बराबर उन्नति, यहाँ क्या है, तवर का ये तो है प्रथम वर्ण है और इसके बाद इसी वर्ग का ये पंचम वर्ण न है। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देना है, तो पंचम वर्ण कर देना है। तो त का पंचम क्या होता है, त थ द ध न, हलंत न हो जाएगा। तो उ आधा न और नति उन्नति। फिर सट जोर मुख बराबर सन्मुखी, यहाँ देखो ये टवर का प्रथम वर्ण है और ये म मुख है, ये पवर का पंचम वर्ण है। अब ये जो प्रथम वर्ण है इसके स्थान पर हमें पंचम वर्ण कर देना है। तो ट का पंचम क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ न, ये न हो जाएगा। ये ट हलंत है तो हम न को भी हलंत ही करेंगे। स आधा न, मुख का मुख सन्मुख। फिर बाक जोर में बराबर बांग में, यहाँ क क्या प्रथम वर्ण है और म पंचम वर्ण है तो यहाँ क के स्थान पर भी हम पंचम वर्ण कर देंगे। तो क ख ग घ अंग होता है पंचम वर्ण, तो बा आधा अंग और मैं का मैं बांग मैं। तो ये था सूत्र सातवां। यह कहता क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको बा। अर्थ क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखिए अब आठवां सूत्र को। आगे अब हमारा आठवां सूत्र है झलाम जशो अंते। ये क्या कहता है समझिए, कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीया चतुर्थी वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीया वर्ण हो जाता है। क्या कहा, एक बार फिर से समझिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद प्लस के पहले प्रथम वर्ण रहेगा और प्लस के बाद किसी वर्ग का या तो तृतीया या फिर चतुर्थी वर्ण रहेगा या फिर य र ल व रहेगा या फिर कोई भी स्वर वर्ण रहेगा, तो ये जो प्रथम वर्ण रहेगा प्लस के पहले, इसके स्थान पर हम उसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये प्रथम वर्ण रहेगा, इसी वर्ग का हम तृतीया वर्ण कर देंगे। जैसे आप उदाहरण से समझिए, दिक जोर अंबर बराबर दिगंबर। प्लस के पहले क है यानी कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद अ है यानी कि ये स्वर वर्ण है। अब ये क के स्थान पर क्या कर देंगे, तो ये क वर्ग का तृतीया वर्ण कर देंगे। तो तृतीया वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण हो गया क, द्वितीय वर्ण ख और तृतीय वर्ण ग, ये ग हो गया। तो दी और ये क हलंत है तो ग को भी हम हलंत ही करेंगे। तो दी आधा ग और ये और इसमें अ जुड़ गया तो पूरा ग हो गया, आधा म और बर का बर दिगंबर। यहाँ ग हम आधा ही लेंगे पर ये इसमें जब अ जुड़ेगा तो ये पूरा ग बन गया दिगंबर। इसी प्रकार से था सत्य जोड़ उक्ति बराबर सदुक्ति। यहाँ भी ये त क्या है, तवर का प्रथम वर्ण है, आगे उ है यानी कि स्वर वर्ण है। अब ये त के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण त है, द्वितीय वर्ण थ, तृतीय वर्ण द, हलंत द हो जाएगा। स आधा द और इसमें उ जुड़ जाएगा तो दु और किति का किति सदुक्ति। इसी प्रकार से अच जोड़ अंत बराबर अजंत। यहाँ क्या है, च है प्रथम वर्ण है, आगे अ है यानी कि स्वर वर्ण है। अब ये च के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो तृतीय वर्ण च छ ज, यहाँ पर हलंत ज हो जाएगा। आधा ज में ये अ जुड़ जाएगा तो पूरा ज और अंत का अंत अजंत। फिर जगत जोर ईस बराबर जगदीश से। फिर वही बात, ये त है प्रथम वर्ण और आगे ई है स्वर वर्ण है। ये त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ज ग आधा ग द और इसके साथ ई जुड़ जाएगा तो द दीर्घ कार दी और ये श का श जगदीश। तो ये सूत्र क्या था, झलाम जशो अंते। कहता क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम
वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। चलिए आगे आप सबसे आखिरी सूत्र को समझिए। ये 9वां सबसे आखिरी सूत्र है, ये कहता है झयो होयन्यतरष्ट्यामः। कहता क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो वह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण और पूर्व वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। इसे आप ऐसे समझिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि प्लस के पहले प्रथम वर्ण रहेगा और प्लस के बाद ह रहेगा और प्लस के बाद ह आए तो वह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण, तो ये ह जो है इससे पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। और पूर्व वर्ण जो है, पहले वाले जो वर्ण है, ये जो पहले वाले वर्ण है, ये ह जो है पहले वाले वर्ण का चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे ये त है तो इसका चौथा क्या होता है, त थ द ध, ये ध हो जाएगा। और ये जो पहले वाले वर्ण त है ये तृतीय वर्ण हो जाएगा, ये द हो जाएगा। जैसे उत जोर हार बराबर उद्धार, कैसे हुआ, तो उ का उ और इसके बाद ह था ना, तो ये ह के स्थान पर जो है पहले वाले द का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा ध, और ये पहले वाले वर्ण त के स्थान पर द, उ आधा द और धा और र, उद्धार। इसी प्रकार से बाक जोर हरि, बाघ घरी, कैसे हुआ, तो क के बाद ये प्रथम वर्ण के बाद ह है। अब ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण यानी कि क का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, क ख ग घ, ये घ हो जाएगा। और ये पहले वाले वर्ण जो क है इसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो तृतीय वर्ण क्या होता है, क ख ग, यहाँ पर हलंत ग हो जाएगा। बाकर बा हलंत ग घ और रिबा घरी। इसी प्रकार से तत् जोर हित बराबर तद्धित, कैसे हुआ, तो प्लस के पहले त है प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद ह है। अब ह के स्थान पर त का चतुर्थ वर्ण यानी कि ध हो जाएगा और त के स्थान पर द हो जाएगा, त आधा द और ध और ही त तद्धित। ये ध का ध में से ये ह के स्थान पर ध हो गया तो इसकी ई की मात्रा बच गया, तो तद्धित। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो व्यंजन संधि का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत एवं संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।